नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। और बताइए कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। देखिए, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे जिन्होंने कि जब इसमें अपर सर्किट लग रही थी, लगातार अपर सर्किट लग रही थी, 58 का आसपास हाई इसने जब बनाया था, उस समय काफ़ी लोगों ने ऊंचे लेवल्स में बाइंग की होगी, लगभग 50 से ऊपर, 54, 55, 56, 42, 45 इस तरह के आसपास उन्होंने पोजीशंस ली हुई होंगी। उसके बाद इसमें लोअर सर्किट लगनी शुरू होगी, तो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे जो कि इसमें अपना मोटा माल फंसाकर बैठे होंगे। तो उन्हें काफ़ी चिंता टेंशन हो रही होगी कि क्या आने वाले समय में इसमें फिर से एक बार तेज़ी देखने को मिलेगी, क्या जो उन्हें लॉस हुआ है एक बार फिर से रिकवरी होगी, फिर से वो प्रॉफिटेबल होंगे आलोक इंडस्ट्रीज़ में। तो काफ़ी चिंता उन्हें हो रही होगी। तो देखिए, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आने वाले समय में आलोक इंडस्ट्रीज़ का जो फ्यूचर है किस तरह का रहने वाला है, क्या फ्यूचर पॉसिबिलिटी है, यदि आप इसमें फंसे हुए हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको होल्ड करना चाहिए, लॉस बुक कर लेना चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए। इस वीडियो में हम सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी उसमें सारा कुछ कवर नहीं हो पाया था। मैंने बोला भी था कि आने वाले समय में आगे मैं इसमें वीडियोस डालता रहूँगा। तो यह वीडियो आपको आलोक इंडस्ट्रीज़ के फ्यूचर में किस तरह का मूवमेंट हो सकता है, इसके प्राइस में किस तरह का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है, यह इस वीडियो में हम यह सारा कुछ जानने वाले हैं। तो रिक्वेस्ट एक ही करना चाहूँगा कि यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जो लोग इसमें फंसे हुए हैं ऊपर के लेवल्स में, जिन्होंने बाइंग की हुई है, और अभी जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें चिंता तो काफ़ी हो रही है। ठीक है, चिंता होनी भी चाहिए क्योंकि काफ़ी वोलेटाइल शेयर है, काफ़ी ऊपर और नीचे की मूवमेंट, लगातार मूवमेंट दिखाता है। तो देखिए, उससे अब हमें समझने के लिए इसका देखिए सॉल्यूशन क्या हो सकता है। सॉल्यूशन यही है कि उन्हें यह बात पता चले कि आने वाले समय में किस तरह का मूवमेंट हो सकता है आलोक इंडस्ट्रीज़ के शेयर में, तभी वो या तो होल्ड करेंगे या फिर लॉस बुक करेंगे। तो आगे जो आने वाले समय में किस तरह का मोमेंटम दिखा सकती है आलोक इंडस्ट्रीज़, उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि इसकी समस्या क्या थी, या बैंकरप्ट क्यों हुई, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने इसमें पैसा क्यों लगाया, उसका फ्यूचर प्रोबेबिलिटी क्या है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने क्या सोचकर इसमें इन्वेस्ट किया, और उसका आगे का प्लान क्या है आलोक इंडस्ट्रीज़ को लेकर। तभी हम इसके आगे के मूवमेंट को समझ सकते हैं। कोई भी स्टॉक, कोई भी कंपनी का जो बिजनेस मॉडल होता है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या, आगे फ्यूचर क्या है, वह डिपेंड करता है कि एट प्रेजेंट उसका मैनेजमेंट कैसा है, किस तरह से काम कर रही है, क्या फ्यूचर उसके प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये सारा कुछ हमें जानना होगा, समझना होगा, तभी जाकर हम फ्यूचर आलोक इंडस्ट्रीज़ के फ्यूचर को डिसाइड कर सकते हैं कि आने वाले समय में यह ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो देखिए, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आने वाले समय में हम इसके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बात करेंगे। यदि आप अभी फंस गए हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आने वाले समय में यह ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, क्या होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने क्या सोचकर इसमें इन्वेस्टमेंट की है, क्या उसका फ्यूचर प्लान है, सारा कुछ अब हम जानते हैं। देखिए, तो उसके लिए हमें समझना होगा कि आलोक इंडस्ट्रीज़ में प्रॉब्लम क्या हुई थी। देखिए, आलोक इंडस्ट्रीज़ मैं आपको बता देता हूं कि आलोक इंडस्ट्रीज़ 2000, 2005, 7, 8 के आसपास, 2004 से पहले आप बोल लो, एक बहुत ही बढ़िया टेक्सटाइल कंपनी थी। इसे बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे बेस्ट एक्सपोर्टर के लिए, मैक्सिमम एक्सपोर्ट करने के लिए। टेक्सटाइल की जो भी फैब्रिक्स वगैरह और भी बहुत सारे जो आइटम्स ये बनाती है, वह बहुत बाहर के देशों में भी काफ़ी एक्सपोर्ट करती है। बांग्लादेश, श्रीलंका, यूके वगैरह में भी काफ़ी एक्सपोर्ट करती है, और इसे बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले थे क्योंकि बहुत बड़ी क्वांटिटी में, मतलब सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट क्वांटिटी में यह एक्सपोर्ट किया करती थी अपने टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को। देखिए, उसके बाद प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम जो हुई मैं आपको एक आर्टिकल में भी दिखा देता हूँ, साथ में मैं आपको समझाते भी चलूँगा। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि आलोक इंडस्ट्रीज़ का जो बुरा समय शुरू हुआ 2004 से शुरू हुआ। आलोक इंडस्ट्रीज़ की का जो मैनेजमेंट था, उन्होंने क्या किया कि अचानक से 2004 और 2013 के बीच में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहा, बहुत ही एग्रेसिवली, बहुत ही बड़े पैमाने पर बिजनेस को उन्होंने चाहा कि बढ़ाया जाए, एक्सटेंड किया जाए। उसके लिए उन्होंने 10,000 करोड़ का मतलब कि लोन लिया, जिसमें से कि मैक्सिमम कर्ज ही थे, और लोन लेकर उन्होंने अपना जो बिज़नेस है, जैसे कि आप देख सकते हैं
कि स्पिनिंग का, वीविंग का, ये सारे का गारमेंट्स का जो अपना यूनिट था उसे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन इसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई और वो जो उनका जो प्रोजेक्ट था वह फेल हो गया। वह आगे वो आप कह सकते हैं कि उसमें उन्हें कोई प्रॉफिट देखने को नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वो एक और बिजनेस में उतरने की कोशिश की, और वो था रियल एस्टेट का। इसकी एक सब्सिडरी थी आलोक इंफ्रास्ट्रक्चर करके, उसमें भी उन्होंने पैसा लगाने की कोशिश की और उसे भी बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन कुछ लीगल नोटिस के कारण, कुछ लीगल पछड़े के कारण वह भी उनका जो बिज़नेस था वह भी बैठ गया, वह भी फेल हो गया। तो जिसके कारण कि हुआ क्या कि 10,000 करोड़ का उन्होंने लोन लिया हुआ था 2004 और 2013 के बीच में, और उनका जो प्रोजेक्ट था वह सारा फेल होने लगा। उसके कारण क्या हुआ कि इस पे कर्ज बढ़ते गया, ऋण बढ़ते गया, और आखिरकार जाकर इसे अपने जब यह ऋण नहीं चुका पाए, लगभग 30,000 करोड़ का कर्ज इस कंपनी पर आ गया। तो जब यह अपना देखा कि अब ये अपना कर्जा उतार नहीं सकते हैं, तो आखिरकार ये आलोक इंडस्ट्रीज़ ने अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर दिया, और उसके बाद फिर से इसमें एक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और जेएम फाइनेंस एसेट फाइनेंशियल कंपनी जो है, रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है, उन्होंने इसको आकर बचाया, उन्होंने बिड लगाया और उन्हें यह मौका मिला कि इसमें वो अपना इन्वेस्ट कर सके। तो देखिए यहाँ तक तो आप समझ गए कि इसमें प्रॉब्लम क्या थी। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने क्या किया, इसमें अपना स्टेक लिया, 37.7% का स्टेक लिया है। देखिए मीडिया में खबरें ऐसी भी आ रही है कि 71% स्टेक अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास हो गई है आलोक इंडस्ट्रीज़ की। लेकिन मैं अभी इस पर कोई चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं भी इस पर अभी देख रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, अभी पैटर्न को मैं पढ़ रहा हूँ। तो देखिए एट प्रेजेंट हम वही बात करेंगे कि 37.7% स्टेक है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास। तो देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने इसमें अपना स्टेक लिया है, तो अब आगे क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखिए जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि एट प्रेजेंट जो इतनी बड़ी मोमेंटम, इतनी बड़ी जो रैली आपको देखने को मिल रही है आलोक इंडस्ट्रीज़ में, दोनों तरफ की बात करेंगे, ऊपर और नीचे, उसमें तो देखिए आप सभी जानते हैं कि पीपीई किट का अहम भूमिका है, लेकिन केवल पीपीई किट के कारण ही इसमें इतनी ऊपर नीचे की मूवमेंट नहीं हो रही है। इसमें ऑपरेटर्स एक्टिव हैं। ऑपरेटर्स एक्टिव हैं, वो करते क्या हैं कि वो माल उठाते हैं, बहुत मोटी क्वांटिटी में माल उठाते हैं नीचे के लेवल्स पे। जैसे कि 25 रुपये के वैल्यू जब चला गया था, जब लो लगाया था, उस समय उन्होंने मोटा माल उठाया और 2-4-5 दिनों तक अपर सर्किट लगी। उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर्स उसमें कूदे और फिर लगातार वो भी खींच के अपर सर्किट लगाना शुरू कर दिए। उसके बाद ऑपरेटर्स क्या करते हैं कि जब ऊपर के लेवल्स पे चला जाता है, काफ़ी जब उन्हें अपना प्रॉफिट बनता हुआ दिखता है, तो वहाँ से वो फिर सेलिंग शुरू करते हैं और मोटी सेलिंग शुरू करते हैं, जिससे कि 1-2 दिन लोअर सर्किट लगती है, फिर पैनिक फैलता है और रिटेल इन्वेस्टर्स भी अपना माल खींचना शुरू करता है, और उसके कारण कि लोअर सर्किट, फिर लगातार लोअर सर्किट आपको देखने को मिलती है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आपको समझना होगा कि इसका जो आगे का मोमेंटम है किस तरह का रह सकता है। यदि आप फंसे हुए हैं तो आपको करना क्या है। देखिए यहाँ पर सबसे जो बात समझने वाली है कि एट प्रेजेंट तो आप सभी जान रहे हैं कि पीपीई किट के कारण इसका जो मोमेंटम है अच्छा खासा। एक सब्सक्राइबर ने यह भी हम कमेंट किया था कि ऐसी बात नहीं है कि केवल पीपीई किट के कारण ही इसमें तेज़ी बनी हुई है, यह मौके का फ़ायदा है या फिर ऐसा वैसा बात बता रहे थे। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि एक वीडियो में सारा बात कवर नहीं हो सकता, इसलिए मैं आज आप लोगों के लिए यह डिटेल वीडियो लाया हूँ कि इसकी फ्यूचर प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। देखिए नो डाउट कि पीपीई किट के कारण अभी इसका बिजनेस तेज़ी पकड़ा हुआ है, लेकिन यह जो तेज़ी है वह तभी तक अभी आपको देखने को मिलेगी जब तक कि पीपीई किट का डिमांड है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसके बाद यह कंपनी बैठ जाएगी, इसके बाद यह कंपनी वहीं चली जाएगी जहां से यह चली थी। देखिए उसके बाद भी इसकी अगर फ्यूचर की बात करें तो अच्छी खासी इसमें कह सकते हैं कि फ्यूचर देखने को मिल रहा है हमें। आलोक इंडस्ट्रीज़ की यदि हम बात कर रहे हैं तो इसके फ्यूचर भी अच्छा है। अच्छा अब किस लिए मैं क्यों कह रहा हूँ कि देखिए इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने पैसे लगाए हैं, 37.7% स्टेक लिए हैं, और आप सभी को पता होगा कि इसका खुद का भी टेक्सटाइल का बिज़नेस है। केवल एक ही बिज़नेस नहीं है, जियो का ही बिज़नेस नहीं है, बहुत सारे बिज़नेस हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के। तो एक बिमल के नाम से भी पहले कपड़े का बिज़नेस था उसका, उसके बाद इसमें थोड़ी ठंडी पड़ गई बिज़नेस, और रिलायंस ट्रेंड के नाम से भी बहुत सारे रिटेल शॉप्स हैं बहुत सारे सिटीज़ में, आप सभी जानते होंगे। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने उसी बिज़नेस को फिर से दौड़ाने के लिए, फिर से पटरी पर लाने के लिए आलोक इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट किया है, क्योंकि वह जानता था कि एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ और आपको जानना भी काफ़ी ज़रूरी है, और
और वह बात यह है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को भी पता था कि यह जो कंपनी है आलोक इंडस्ट्रीज़ बहुत ही बढ़िया कंपनी है, बहुत ही अच्छा इसका एक्सपोर्ट वगैरह बहुत ही बढ़िया है। तो वह यह बात जानती थी, वह क्या प्रॉब्लम थी वह भी सब कुछ जानती थी। और देखिए इतनी बढ़िया कंपनी, इतनी अच्छी कंपनी उसे कौड़ियों के भाव मिली। आप कह सकते हैं कि कौड़ियों के भाव मिली, मात्र 500 रुपये का, सॉरी 500 करोड़ का पेमेंट किया था और बाकी जो 2500 करोड़ का था वह उन्होंने बैंक से ईएमआई करवाया था। तो कौड़ियों के भाव में यह कंपनी मिली थी, इतनी शानदार कंपनी थी, तो जिसके कारण कि रिलायंस ने इसमें इन्वेस्टमेंट करने का इरादा बनाया, क्योंकि उसे पता था कि उसका जो बिज़नेस है बिमल और टेक्सटाइल का जो बिज़नेस है, आने वाले समय में आलोक इंडस्ट्रीज़ उसको आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद करने वाली है। यह बात रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जानती थी, इसीलिए उसने इसमें इन्वेस्ट किया है। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का टेक्सटाइल का जो बड़ा बिज़नेस है उसका यही प्लान है, यही मोटो है कि आलोक इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से, आलोक इंडस्ट्रीज़ के हेल्प से फिर से वह अपने उस बिज़नेस पे पकड़ मजबूत करेगा। इसीलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने इसमें इन्वेस्ट किया है। तो आने वाले समय में भी मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जैसे पीपीई किट का डिमांड ख़त्म हो जाएगी, जैसे 6 महीना साल भर के अंदर, तो बहुत कम डिमांड इसकी हो जाएगी, क्योंकि वैक्सीन वगैरह भी बन रही है और विदिन 6 मंथ, और आप कह सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 ईयर के अंदर तो वैक्सीन आ ही जाएगी। उसके बाद इतनी पीपीई किट की ज़रूरत नहीं होगी। 1 लाख पीपीई किट पर डे प्रोड्यूस कर रही है आलोक इंडस्ट्रीज़, उसके कारण काफ़ी प्रॉफिट अभी तो देखने को ज़रूर मिल रही है। आने वाले क्वार्टर में भी आलोक इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी प्रॉफिट होगी इससे। लेकिन उसके बाद भी यदि बात करें, यदि आप अभी फंसे हुए हैं, यदि आपको अभी मोटा लॉस हो रहा है, तो अभी आपको एग्जिट नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि फ्यूचर पॉसिबिलिटी जो है आलोक इंडस्ट्रीज़ की काफ़ी अच्छी एट प्रेजेंट हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इतनी बड़ी, आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ी वेटेज के हिसाब से निफ्टी की कंपनी है, मार्केट वैल्यू से भी सबसे बड़ी कंपनी अभी बन गई है। तो इतनी बड़ी कंपनी, उसके पास कैपिटल की कोई कमी नहीं है, और भी ज़रूरत होगी तो और भी आलोक इंडस्ट्रीज़ में वह कैपिटल अपना देगा। और जो उसकी बिज़नेस है, टेक्सटाइल की जो बिज़नेस है, जब यह कोरोना का इम्पैक्ट ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद से वह अपने टेक्सटाइल के बिज़नेस को पर फोकस करके आलोक इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से उसको बिल्डअप, उसको बूस्टअप करने की कोशिश करेगा। तो केवल पीपीई किट का ही यहाँ मैटर नहीं है, इसके बाद भी आपको धीरे धीरे करके इसमें एक लॉन्ग टर्म की भी यदि बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए भी आलोक इंडस्ट्रीज़ एक अच्छा ऑप्शन आपके लोगों के पास बना हुआ है। तो देखिए कंक्लूड यही करना चाहूँगा कि यदि आपको लॉस हो रही है तो आप बेचें, बिल्कुल भी ना बेचें, वेट करें, होल्ड करें, 6 महीना होल्ड करें, आपको अच्छे रिटर्न ज़रूर मिलेगी। क्योंकि आप सभी को पता ही है कि जो मैं बता ही चुका हूँ कि पीपीई किट के बाद भी इसका ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पर जो लोग अभी तक पोजीशंस नहीं लिए हैं और पोजीशंस लेना चाह रहे हैं, तो वह अब डिपेंड करता है कि उनका प्रोस्पेक्टिव किस तरह का है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो वह कभी भी इसमें पोजीशंस ले सकते हैं। यदि शॉर्ट टर्म के लिए है तो थोड़ा वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी 36 रुपये पर 36 रुपये के आसपास चल रहा है, और पिछला जो हाई था 58 का था और पिछला लो 25 का था। तो अभी देखिए बीच में यह ट्रेड कर रही है। तो आपको अब आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है उसके अकॉर्डिंग आप पोजीशन ले सकते हैं। यदि आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप पोजीशन लेके अभी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में, यदि ऊपर जाती है। यदि आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप वेट करें और नीचे आने का इसका वेट करें, उसके बाद ही पोजीशंस ले। तो देखिए यह थी मेरी आज की वीडियो। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।